स्टार्टिंग में हम देखते हैं यांग हन को जो अनाउंसमेंट करता है इस वीक पर क्लास कंपटीशन होने वाला है। सो सभी को एटलीस्ट एक इवेंट पर पार्टिसिपेट करना ही होगा। हाजिन सोचता है, अरे यार मैं किस इवेंट पर पार्टिसिपेट करूं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। क्लास कंपटीशन एक ऐसा इवेंट है जिसमें दो क्लास के बीच कंपटीशन होता है। यदि ये एक फॉर्मल क्लास होता तो मैं केवल फाइटिंग इवेंट पर पार्टिसिपेट करता, क्योंकि ये इवेंट क्रेडिट के लिए है, इसलिए ये कोई भी मायने नहीं रखता। हाजिन रेचल को पूछता है, हे रेचल, तुम क्या करने वाली हो? रेचल रिप्लाई देती है, शायद मैं क्विज इवेंट में पार्टिसिपेट करूंगी। यांगहन बोलता है, क्विज इवेंट पर पार्टिसिपेट करने की इनफ प्लेयर है और कोई जगह बाकी नहीं है। बास्केटबॉल और सॉकर में भी प्लेयर फुल हो गया है। हाजिन बोलता है, ओके देन हम लोगों के लिए क्या बचा है? यांगहन रिप्लाई देता है, सिर्फ दो इवेंट, सिंगिंग और आर्चरी। हाजिन, क्या तू आर्चरी करेगा? हाजिन तिरछी नज़र से नायन की ओर देखता है। नायन भी लाइक, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? मैं आर्चरी नहीं करने वाली हूँ। तो हाजिन कहता है, यांगहन आर्चरी पर मेरा नाम लिख दे। नायन भी लाइक, सीरियसली? एक और बार पूछ लेता। देखते हैं तोमर को, जिसके पास ट्रूथ एजेंसी से रिप्लाई आया है, आपका रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो गया है। ट्रूथ एजेंसी, आपको तो पता ही है ये ट्रूथ एजेंसी किसका है। ये एजेंसी हाजिन का है। सीन शिफ्ट होता है क्लास कंपटीशन के दिन। देखते हैं तोमर को, जो सोचती है, ये आप मुझे रिस्पॉन्ड दे रही है? मुझे लगा था ये बेकार है क्योंकि कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। मुझे आश्चर्य है, क्या ये ट्रूथ एजेंसी भरोसेमंद होगा? खैर जो भी हो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कब रिप्लाई देता है, जब तक मुझे वो कमीना मिल जाए। सीन शिफ्ट होता है हाजिन की ओर। हाजिन सोचता है, कल रात में होसब मुझे कांटेक्ट किया था। अरे होसब, वही हाजिन का मोटा दोस्त जो इन्फॉर्मेशन देता है। हाजिन होसब को तोमर के फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने को कहा था। होशब कहता है, मैं आर्गस बेंजामिन के इन्फॉर्मेशन ढूंढ लिया। हाजिन पूछता है, क्या तुम जानते हो वो अब कहाँ है और क्या कर रहा है? होशब रिप्लाई देता है, वो अब जिंदा नहीं है। वो 4 साल पहले एक नर्सिंग होम पर काम करता था। मैं तुम्हें नर्सिंग होम का एड्रेस देता हूँ। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हाजिन सोचता है, तोमर की फादर अब जिंदा नहीं है, इसलिए बुक ऑफ ट्रूथ उसे ढूंढ नहीं पाया। बहुत ही जल्दी मेन स्टोरी स्टार्ट होने वाला है और मुझे तोमर के साथ मेन स्टोरी स्टार्ट होने के पहले डील करना होगा। ये सोचते हुए हाजिन चला जाता है। योना उसे देख के कॉन्फ्यूज हो जाती है कि हाजिन कहाँ जा रहा है। देखते हैं हाजिन चर्च की बेंच पर बैठे हुए सोचता है, मैं सोचता था मेरे दिल में श्रद्धा की भावना आ गया है, लेकिन मैं ये फील नहीं कर पा रहा हूँ। देखते हैं हाजिन बॉस को मैसेज किया था, क्या आपकी मर्सनरी अच्छा पैसा देता है? बॉस रिप्लाई देती है, डेफिनेटली, और आपका आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। हाजिन मन में सोचता है, जेरोनिमो मर्सनरी मतलब 4 मिलियन ट्रूप एक विलेन ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन अननेसेसरीली इंसानों को हत्या नहीं करता। जो भी हो, ये एक तरह से इविल सोसाइटी है। अगर मैं 4 मिलियन ट्रूप पर ज्वाइन करता हूँ, मैं इजीली नायन की भाई को मार सकता हूँ, जो डिमन बनने वाला है। उसे किल कर सकता हूँ। मुझे पहले से ही पता है कि मैं ये अकेला नहीं कर सकता और ये करने के लिए मुझे क्राइम करना होगा। क्या मैं सच में एक इंसान को किल कर सकता हूँ? तभी वहाँ पर किम सुहो का एंट्री होता है, जो कहता है, हाजिन, क्या तुम एक क्रिश्चियन हो? हाजिन कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सुहो? जो भी हो, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। क्या तुम क्रिश्चियन हो? सुहो कहता है, ना, मैं भी क्रिश्चियन नहीं हूँ। अचानक से मुझे पास्ट याद आ गया। हाजिन कहता है, मुझे लगता है तुम पास्ट में चर्च पर आते थे। सुहो कहता है, तुम ऐसा कह सकते हो? सुहो हाजिन को पूछता है, क्या तुम कैथोलिक, मर्मन, बुद्धिस्ट, इसमें से कुछ भी हो? हाजिन रिप्लाई देता है, नो। किम सुहो पूछता है, तो फिर तुम्हारा रिलीजियन क्या है? हाजिन रिप्लाई देता है, एक ऐसा रिलीजियन जो दूसरे दुनिया से है। सुहो पूछता है, हाजिन, क्या तुम इसमें विश्वास करते हो कि कोई दूसरा दुनिया एग्जिस्ट करता है? हाजिन कहता है, देखा जाए तो आउटकॉल हुआ था 50 साल पहले और इस दुनिया में मॉन्स्टर या फिर माना की कोई नामो निशान नहीं था 1970 के पहले। तो फिर सडनली ये मॉन्स्टर और माना कहाँ से अर्थ पर आने लगे? क्या ये सेंस नहीं बनाता कि ये मॉन्स्टर और माना दूसरे कोई दुनिया से आया है, निश्चित रीज़न के वजह से? हाजिन कहता है, ये प्रोफेसर गार्ड्स का अनदर वर्ल्ड थ्योरी है जो उन्होंने हमें पढ़ाया था।
सूहो पूछता है, तो ये एक सिर्फ थ्योरी है जो एक्सप्लेन करता है आउट कॉल क्यों हुआ। हाजिन कहता है, लोगों के माने तो दूसरा दुनिया एक रिडिक्यूलस चीज़ है, लेकिन अच्छे से सोचा जाए तो मॉन्स्टर आउट कॉल, क्या ये भी कोई रिडिक्यूलस चीज़ नहीं है? सूहो बोलता है, आई गेस तुम सही हो। हाजिन मन में कहता है, अगर इस बारे में सोचा जाए तो हम दोनों का सिचुएशन सेम है, लेकिन तुम इस दुनिया में आए थे बचपन में और तुम्हारे पास एक परिवार है और तुम कभी भी अकेला नहीं रहोगे मेरी तरह। हाजिन कहता है, चलो फिर मैं अब आता हूँ। सूहो कहता है, मैं यहाँ पर कुछ और टाइम स्पेंड करूँगा, तो तुम जा सकते हो। हाजिन तभी पलटकर कहता है, ओह राइट, तुम्हारे पास कोई एजेंट नहीं है, मैं तुम्हें एक एजेंट रिकमेंड कर सकता हूँ। सूहो कहता है, एक एजेंट? हाँ, मैं एक एजेंट ढूंढने ही वाला था। हाजिन कहता है, मैं तुम्हें एक एजेंट रिकमेंड कर सकता हूँ। सूहो भी लाइक, रियली? तो फिर करो रिकमेंड। हाजिन मन में कहता है, किम सूहो, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, अपने भाग्य से कहीं अधिक स्ट्रांगर। सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर, जहाँ फिर हाजिन फिर से नायन को हरा देता है। नायन कहती है, मैं इस बार बहुत ही क्लोज था। हाजिन कहता है, लगता है कुछ महीने के अंदर तुम मुझे इजीली हरा दोगी। तुम सोने क्यों नहीं जा रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि एकेडमी पर इवेंट चल रहा है? नायन कहती है, अरे यार मुझे नींद नहीं आ रही है। हाजिन कहता है, क्या तुम परेशान हो किसी वजह से? नायन कहती है, तुम ऐसा कह सकते हो। हाजिन चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या ये कोई लाफ प्रॉब्लम है? नायन एम्बेरस होकर ब्लास्ट करने लगती है, कहती है, अरे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाजिन कहता है, क्या बात है, बोलो तो सही, मैं लोगों के बातें सुनने में बहुत ही अच्छा हूँ। तो नायन बोलती है, एक ऐसा चीज़ है जो मेरे पास नहीं हो सकते, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दूसरों के पास भी हो। हाजिन पूछता है, क्या ये वाइट एलिफेंट जैसा कुछ? यार, वाइट एलिफेंट का मतलब ऐसा होता है कि कोई ऐसा चीज़ जो महंगा हो या जिसे अच्छे स्थिति में रखने के लिए बहुत पैसा खर्चा करने पड़े। नायन कहती है, हाँ हाँ, एकदम सही कहा, तुम ऐसा कह सकते हो, मैं वाइट एलिफेंट के बारे में सोच रही हूँ। हाजिन मन में कहता है, लगता है वो बंदा बहुत ही पॉपुलर है। हाजिन कहता है, तुम उसके बारे में सोच रही हो, इसका तो कोई रीज़न होगा। नायन एम्बेरस होकर कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ, इसका कोई स्पेशल रीज़न नहीं है। हाजिन कहता है, क्या वो अट्रैक्टिव है? अगर तुम उसके बारे में सोच रही हो तो तुम उसे पाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू करोगी तो उसे कोई और चुरा लेगा। नायन थोड़ा सा शॉक हो जाती है, कहती है, कम ऑन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए। हाजिन बोलता है, हाँ, अभी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दिन तुम रिग्रेट करोगी जब वो चोरी हो जाएगा। तभी नायन सोचने लगती है हाजिन के बारे में। सीन शिफ्ट होता है आर्चरी कंपटीशन के दिन। नायन की मूड खराब था। वो योयोना पूछती है, क्या कुछ हुआ है नायन? नायन रिप्लाई देती है, कुछ नहीं हुआ है। खैर, आज यहाँ पर इतने सारे मेजेस क्या कर रहे हैं? योयोना बोलती है, आज 8 स्टार मैच आई है, उसे एटलीस्ट एक बार देखने के लिए सारे मैचेस आए हैं। इस वर्ल्ड में सिर्फ 300 ही 8 स्टार मैच है। नायन कहती है, अच्छा तो ये बात है, देखते हैं 8 स्टार मैच को जो कंपटीशन देख रही थी। सीन शिफ्ट होता है हाजिन और एक बंदे की ओर, दोनों अपने अपने पोजीशन लेता है। अनाउंसमेंट होता है, रूल्स सिंपल है, दोनों बारी बारी से एक बार एरो फायर करेगा और जिसका टारगेट हिट होगा वही जीतेगा। किसी एक टारगेट को हिट करने के सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा दोनों को। स्टार्टिंग होता है 50 मीटर डिस्टेंस से। किम हाजिन, प्लीज़ अपना एरो फायर करो। हाजिन बो पर एरो लगाने जा रहा था, तभी उसके ऊपर जोरदार ग्रेविटी प्रेशर पड़ता है। कहा जाता है वो 8 स्टार मैच अपने जादू के जरिए आर्चर को डिस्टर्ब करेगी। हाजिन मन में कहता है, ये प्रेशर कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है? इतनी प्रेशर के बीच टारगेट को हिट करना बहुत ही मुश्किल है। हम देखते हैं उसी मैच को जो छोटी बच्ची जैसा थी। तभी उसके पास खड़ा एक और मैच उससे पूछता है, क्या हाजिन के पास जो लड़का है वो आपका भतीजा है? 8 स्टार मैच रिप्लाई देती है, अनफॉर्चुनेटली वो मेरी भतीजा है और वो बहुत ही बड़ा हो गया है ना?
तभी पास वाला मैच कहता है दैट्स राइट कि भतीजे को और भी बेटर लग रहा है उस चोमू हाजिन के पास खड़े होने की वजह से। 8 स्टार मैच कहती है उस लड़के का पोस्चर ठीक ठाक ही है और मैं किसी को भी 350 मीटर तक पहुंचने नहीं दूंगी। वो पास वाला मैच शॉक्ड हो जाता है और सोचता है उसके सीनियर ने कहा था 8 स्टार मैच की अपीयरेंस छोटी बच्ची जैसा है, लेकिन उसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा है और वो जो कुछ भी करना चाहे उसे रोकना मत। अगर तुम उसे खुश कर पाते हो तो शायद तुम्हें वो कुछ ज्ञान दे सकती है। ये सब सोचकर वो परेशान होने लगता है। 10 मिनट बाद देखते हैं हाजिन 300 मीटर तक टारगेट हिट कर दिया था और इसी में उसका हालत खराब हो गया था, क्योंकि वो 8 स्टार मैच अपनी भतीजे के ऊपर कम प्रेशर लगा रही थी और हाजिन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर लगा रही थी। तभी भतीजा कहता है तुम्हें कुछ तो टैलेंट है। हाजिन बोलता है ऐसा लग रहा है तुम बहुत ही रिलैक्स्ड हो। भतीजा एटीट्यूड में कहता है ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ, ये सिर्फ हम दोनों के स्किल का डिफरेंस है। हाजिन गुस्से में कहता है तू ये भी नहीं देख रहा है कि तेरा आंट मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगा रही है तुझे जिताने के लिए। भतीजा थोड़ा सा घबरा जाता है, कहता है अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम बकवास करना बंद करो और नेक्स्ट टारगेट के ऊपर हिट करने के लिए फोकस करो। मुझे लग रहा है तुम बहाना बना रहे हो क्योंकि तुम ये जानते हो तुम नेक्स्ट टारगेट को हिट नहीं कर सकते हो। हाजिन भी लाइक हाँ बकवास, मेरे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, पत्थर से मार रहा है और इतना तेज़ हवा चला रहा है कि मैं उड़ने ही वाला था और ये कह रहा है बकवास। तभी अनाउंसमेंट होता है दोनों स्टूडेंट पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अभी से टारगेट की स्पीड 3 गुना हो जाएगा। देखते हैं वो 8 स्टार मैच कुछ जड़े निकाल के अपने भतीजे को परेशान करने लगता है। इसी वजह से वो घबरा जाता है और नेक्स्ट टारगेट मिस कर देता है। हाजिन पास खड़े सीटी मारते हुए कहता है एक आर्चर का बेसिक होता है शांत रहना। ये देखकर 8 स्टार मैच भी परेशान हो जाता है, कहती है वैसे भी ये लास्ट बार होगा और वो यूजलेस बॉय फेल हो जाएगा और इसके वजह से रिजल्ट ड्रॉ निकलेगा। हाजिन की ओर देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स हाजिन को घेर लेता है और एक प्लांट तो हाजिन के ठीक एरो के सामने आ जाता है। हाजिन मन में सोचता है क्योंकि ये एक गेम है, मैं इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। तभी वो यूज़ करता है बुलेट टाइम और देखता है उसके एरो के सामने बहुत सारे प्लांट्स आ रहा है, तो वो ऐसे एरो फायर करता है कि सभी प्लांट्स के बीच में से वो एरो रास्ता बनाकर ठीक जाकर टारगेट पर हिट करता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाता है। भतीजा सोचता है कैसे वो एरो अपने रास्ता मोड़कर ठीक टारगेट पर हिट किया होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। अनाउंसमेंट होता है हाजिन 350 मीटर तक डिस्टेंस पर टारगेट हिट कर दिया है। तभी वो भतीजा हाजिन के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि हाजिन माना यूज़ किया है। हाजिन कहता है अरे यार तुम्हें किसने कहा कि मैंने माना यूज़ किया, अगर मैंने माना यूज़ किया होता तो क्या तुम्हारा आंटी ये समझ नहीं पाती। ये सुनकर वो लड़का चिढ़ जाता है। हाजिन एरो फेंक कर कहता है इसे कहता है दोनों के बीच का स्किल्स का डिफरेंस। अनाउंसमेंट होता है किम हाजिन 350 मीटर तक टारगेट हिट किया है और वो एक नया रिकॉर्ड सेट किया है और इस मैच का विनर है किम हाजिन। योना सांसें छोड़कर कहती है आखिरकार हर वक्त हाजिन ही हर जगह पर जीतता है। नायान सोचती है अगर मैं ठीक से सोचूं तो मैं उसका सिर्फ अच्छा साइड ही देख पा रही हूँ। वो कितना स्ट्रांग है, उसका स्ट्रेंथ कितना बढ़ गया है, ये सोचते हुए वो शर्मा जाती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाजिन को जो सोच रहा था फाइनल कंपटीशन संडे पर होगा एंड देन क्लास कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा और मैं फाइनली इवेंगल को टाइम दे पा रहा हूँ।
देखते हैं इवेंगल चिकन खा रही थी और हाजिन लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी हाजिन को एक मैसेज आता है गेरोनिमो मर्सिनरी से, जहां पर हाजिन को एक मिशन दिया जाता है इतालियन माफिया को असैसिनेट करने की, जो बहुत सारे मर्डर, रेप, ब्लैकमेल ये सब क्राइम कर चुका है और ये भी र्यूमर्स है कि वो एक डिमोनिक ह्यूमन है। इटालियन माफिया आउटकल के वक्त गवर्नमेंट का वीकनेस का फ़ायदा उठाकर अपने आप को पावरफुल बनाया है। सभी के पास बहुत सारे पैसा और वेपन्स है, सो ये सब अपने आप को एक नेशन के जितना पावरफुल समझने लगे हैं। हाजिन सोचता है मैं 4 मिलियन ट्रूप पर ज्वाइन होने की टेस्ट पास हो गया हूँ, लेकिन फिर भी क्या एक ट्रेनी मर्सनरी के लिए ये एक हार्ड मिशन नहीं है? क्या सच में इस मिशन का डिफ़िकल्टी लेवल डी है? डिमोनिक ह्यूमन, हाँ, मुझे लगता है मैं गिल्टी नहीं फील करूँगा अगर मैं कोई डिमोनिक ह्यूमन को मारता हूँ। तभी इवेंगल कहती है हाजिन। हाजिन शॉक्ड हो जाता है। इवेंगल पूछती है क्या मैं और एक चिकन का पीस खा सकती हूँ? हाजिन बोलता है, हाजिन कहता है हाँ, तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। ये सुनकर इवेंगल बहुत ही खुश हो जाती है। हाजिन मन में सोचता है मैं इमीडिएटली मिशन को स्टार्ट नहीं करना चाहता, पहले मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। हमें बताया जाता है इस दुनिया में कॉन्स्टिलेशन एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को पैदा होने के वक्त ही मिल जाता है। ये कुछ टैलेंट की तरह सिमिलर है। एक्सेप्शनल रिकवरी, गुड माना कंट्रोल, एक्सेप्शनल डाइजेशन ईटीसी। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि ये इंसान का बॉडी का टैलेंट है। हाजिन मन में कहता है और जो कॉन्स्टिलेशन मैंने लिखा था वो है एक ऐसा बॉडी जो माना यूज़ नहीं कर सकता। ये एक यूनिक अथॉरिटी है जो माना यूज़ नहीं कर सकता है और माना सिर्फ बॉडी के अंदर ही स्टोर होकर रह जाता है। लेकिन ये माना बॉडी के अंदर डिसअपेयर नहीं होगा। ये माना इंसानों की वाइटलिटी इंक्रीज करता है और फिजिकल स्टेट इंक्रीज करता है, क्योंकि जब इंसान मूव करता है तब स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वाइटलिटी का रिक्वायरमेंट होता है। एक ऐसा बॉडी जो माना यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बदले में बॉडी का वाइटलिटी इंक्रीज हो जाता है। लोगों के लिए ये कॉन्स्टिलेशन सबसे बेकार कॉन्स्टिलेशन है, लेकिन मेरे लिए जो कभी भी माना यूज़ नहीं कर सकता है, ये कॉन्स्टिलेशन सबसे बेस्ट कॉन्स्टिलेशन है। हमें कहा जाता है हाजिन जो स्टिग्मा के अंदर माना यूज़ करता है वो एक अलग बात है, और बॉडी के अंदर माना यूज़ नहीं कर सकता है ये एक अलग बात है। स्टिग्मा का माना और बॉडी का माना दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। हाजिन ये सोचकर खुश हो रहा था, तभी हम देखते हैं इवेंगल को जो कॉन्फ्यूज हो रही थी कि एक चिकन का दो सर कैसे हो सकते हैं। हाजिन अपना स्टैट्स देखकर सोचता है मेरे जैसा एक लो रैंक हीरो के लिए जिंदा रहना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। मेन स्टोरी पर देखते हैं हाजिन 500 एसपी दे देता है वही कॉन्स्टिलेशन पाने के लिए। तभी उसके सामने सिस्टम पॉपअप होता है और उसका स्पेशल लॉक एक्टिवेट हो जाता है। गोल्डन लाइट चमकने लगता है और उसका स्टैट परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है। हाजिन सोचता है स्टैट्स बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये जो भी हुआ है फ्री हुआ है, सो ये बहुत ही औसम चीज़ है। हाजिन खुशी के मारे नाचने लगता है। तभी इवंगल गुस्सा हो जाती है, कहती है हाजिन खाने के वक्त शांत रहना चाहिए। हाजिन बाहर आ जाता है। हाजिन मन में कहता है मैं सियोल मैजिक टावर पर गया था ऑब्सिडियन ब्रेसलेट को लाने के लिए, और कहता है ऑब्सिडियन ब्रेसलेट के लिए इतना पैसा खर्च करना ओर्थ है। हम कुछ देर पहले की सीन देखते हैं जहाँ पर वही मैजिक टावर का मेज हाजिन को कहता है ये ब्रेसलेट सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है, सो जब बहुत ही ज़रूरत हो तभी इसे यूज़ करना। हाजिन मन में कहता है वो मेज ऐसा कह रहा था, इसका मतलब वो ये नहीं जानता है इसका ऑटोमेटिक चार्जिंग फंक्शन के बारे में। हाजिन ये सोचकर हंसने लगता है, क्योंकि वो दोनों जब पहली बार मिला था वो मेज हाजिन को बहुत ही गरीब समझकर इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब वो जान पाया हाजिन के पास बहुत सारा पैसा है तभी उसका रंग बदल गया। मैं उसे योना के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा जब वो मैजिक टावर बनाएगी। हम देखते हैं सो हुएक को जो हाजिन के पास आ जाता है, कहता है मुझे माफ़ कर देना आपको वेट करवाने के लिए, चलिए पहले ऑफिस पर जावा जाए। हाजिन सो हुएक का ऑफिस देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है।
सोहोयोक कहता है, क्या ये पहले से बेटर नहीं हुआ है? हम लोगों के पास 11 एम्प्लॉयज़ है और 5 हंटर्स है, और ये ऑफिस मिस यो योना की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट है। सोहोयोक हाजिन को एक बाइक के पास ले जाता है, कहता है, ये वही बाइक है जो तुमने मुझे खरीदने के लिए कहा था। हाजिन बाइक को देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि वो बाइक बहुत ही ब्यूटीफुल था। हाजिन बाइक देखकर सोचता है, कोई आश्चर्य नहीं है कि ये बहुत ही महंगा है। हाजिन सोहोयोक को थैंक्स कहता है और सोहोयोक कहता है, इस थैंक्स बोलने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो आप मुझे कह सकते हो। देखते हैं हाजिन के बैग से एक पप्पी निकल कर आता है। सोहोयोक ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये डॉग कितना क्यूट है। आप तो समझ ही चुके हो ये डॉग कौन है। हाँ जी मित्रों, ये हमारा इवेंगल है। तभी सोहोयोक के पास एक कॉल आता है। सोहोयोक हाजिन को कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, सो मुझे जाना होगा। ये कहते हुए हाजिन बाइक के ऊपर बैठ जाता है और बाइक लेकर एक गली के अंदर आ जाता है जहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। हाजिन 100 एसपी देकर बाइक के अंदर एक नया सेटिंग इनपुट करता है और अपने स्टिग्मा की मदद से बाइक को एक सूटकेस में बदल देता है। हाजिन सूटकेस उठाकर देखता है, ये सूटकेस तकरीबन 20 किलो का है। हमें कहा जाता है पोर्टेबिलिटी एक्टिवेशन। हम लोगों को अलाउ करता है स्टिग्मा की माना को ऐसे यूज़ करने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को सूटकेस में बदला जा सकता है। हाजिन इवेंगल को कहता है, तुम्हारे लिए बहुत ही टफ होगा उस बैग के अंदर रहना, और सोचता है इवेंगल ने उसे कहा था उसे सियोल घूमना है, सो इसी वजह से हाजिन इवेंगल को लेकर आया है। हाजिन इवेंगल को कहता है, चलो कुछ खाने चले। सीन शिफ्ट होता है यो योना की ओर। हम देखते हैं यो योना उसके मॉम के साथ बिजनेस मीटिंग पर आई थी। उसकी मॉम कहती है, देखो यो योना, ये सभी लैंड फ्यूचर में सिर्फ तुम्हारा होगा। यो योना फुल कॉन्फिडेंस से कहती है, यस मॉम, मैं ऑलरेडी सोच लिया हूँ मैं इस लैंड को किस तरह से यूज़ करूँगी। उसकी मॉम कहती है, तुम भरोसे लायक हो, लेकिन तुम्हारा बाप अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है। यो योना कहती है, फादर कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा हो गया है। और तभी उसका नज़र साइड में पड़ती है जहाँ पर हाजिन और इवेंगल रोड क्रॉस कर रहा था। यो योना शॉक्ड होकर कहती है, किम हाजिन, वो एक सनग्लास पहना है, लेकिन मैं डेफिनेटली उसे पहचान सकती हूँ। लेकिन उसके साथ वो बच्ची कौन है, मुझे ये जानना ही होगा। हाजिन के पास वो ना जाने ही वाला था, तभी उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है। कहती है, तुम कहाँ जा रही हो, अभी भी हमें बिल्डिंग विजिट पर जाने वाले हैं। योना कहती है, मुझे बहुत ही अर्जेंट काम आ गई है, लेकिन उसका मॉम सुनती नहीं है और उसे लेकर चली जाती है और उसकी मॉम उसे खींचते हुए ले जाने लगती है। कहती है, हम पहले ही लेट हो गए हैं। योना मन में सोचती है, मुझे जानना ही होगा कि हाजिन के साथ वो कौन था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाजिन और इवेंगल रेस्टोरेंट पर खाना खा रहा था। तभी सभी इवेंगल को उसकी क्यूटनेस की वजह से देखने लगते हैं। हाजिन इवेंगल को पूछता है, क्या इवेंगल इस वीकेंड पर अकेले रह सकते हैं हाजिन के बिना? ये सुनकर इवेंगल सैड हो जाती है। हाजिन सोचता है, अरे बाप रे, शायद ये अभी रोने वाली है, और कहता है, इवेंगल, तुम्हें जो भी खिलौने चाहिए मैं तुम्हें खरीद के दूंगा, सिर्फ तुम मुझे एक बार बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। इवेंगल फिर भी मायूस होकर कहती है, ठीक है। और हाजिन सोचता है, मैं अब क्या करूं? इवेंगल निश्चित रूप से डिप्रेस्ड हो गई है। हाजिन इवेंगल को मनाने के लिए बहुत सारा खाना इवेंगल के सामने रख देता है और ये देखकर इवेंगल भी बहुत ही खुश हो जाती है। हाजिन मन में कहता है, सॉरी इवेंगल, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। हम देखते हैं हाजिन और इवेंगल खिलौने खरीदने जा रहे थे, तभी इवेंगल कुछ नोटिस करती है और रुक जाती है। हाजिन रुककर पूछता है, क्या हुआ इवेंगल? हम देखते हैं एक बिल्ली को। हाजिन सोचता है, इस जैसे जगह पर ये बिल्ली क्या कर रही है? इवेंगल तभी क्यूट बनते हुए कहती है, हाजिन हाजिन, मैं व्हाइटी के साथ खेलना चाहती हूँ। हाजिन पूछता है, क्या इस बिल्ली का नाम व्हाइटी है? इवेंगल बोलती है, हाँ। हाजिन सोचता है, सच में ये बिल्ली बहुत ही क्यूट है। मैं अभी जिस घर पर रहता हूँ, शायद मैं और एक पेट रख सकता हूँ। हाजिन इवेंगल को पूछता है, क्या होगा अगर ये बिल्ली तुम्हारी
स्पिरिट फ्रेंड्स के साथ फाइट करने लगे। इवेंगल फुल कॉन्फिडेंस से कहती है, मैं ये मेक श्योर करूँगी कि वो कोई भी फाइट ना करे। हाजिन कहता है, तो फिर मुझे प्रॉमिस करो कोई भी फाइट नहीं होगा घर पर। और वो दोनों खुशी खुशी प्रॉमिस करता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इवेंगल वाइटी को डांट रही थी उसकी खिलौने खराब करने के लिए। तभी हाजिन आकर कहता है, इवेंगल मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम वाइटी का अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन इवेंगल हाजिन की ओर देखती भी नहीं, वो तो वाइटी को डांटने में बिजी थी। हाजिन सोचता है, इवेंगल मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। ये बहुत ही दुखद है। हाजिन पासपोर्ट देखकर सोचता है, एक फेक पासपोर्ट, ये मुझे नर्वस कर रहा है ट्रैवलिंग करने के लिए। लेकिन मैं कोई भी प्रॉब्लम पर नहीं फंसा। सच में चार्मेलियन ट्रूप बहुत ही अच्छा है। हम देखते हैं हाजिन इटली पहुंच जाता है। सोचता है नोवेल के अंदर इटली एक बहुत ही यूनिक कंट्री था। इटालियन माफिया की एग्जिस्टेंस की रीज़न ये है कि ये कोई भी लॉलेस और रेकलेस ऑर्गेनाइजेशन का जैसा नहीं है। और मॉन्स्टर आउटकल के वक्त गवर्नमेंट और माफिया कोऑपरेशन पर आया था। वह एक गिल्ड क्रिएट किया था जो शैडोज में छुपकर बिजनेस करता था और सभी के सामने भी बिजनेस करता था। और मैं जिस माफिया को किल करने वाला हूँ वो माफिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप में से आता है। हाँ, सच में क्या मुझे उसे किल करना होगा? एक्चुअली ये भी हो सकता है ये असाइनमेंट कोरियन माफिया की ओर से ऑर्डर किया गया है। अचानक से हाजिन साउंड पाता है, ट्रेनिंग यहाँ पर देखो। हाजिन शॉक्ड हो जाता है। देखते हैं वहाँ पर बॉस आ गई थी। बॉस हाजिन की बाइक देखकर खुश हो जाती है। कहती है, वो तुम्हारा सूटकेस बाइक में बदल गई है। हाजिन पूछता है, क्या बॉस आप मुझे हेल्प करने आई हो? बॉस कहती है, नो मैं तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं करूँगी। हाजिन पूछता है, तो आप यहाँ पर क्या करने आई हो? बॉस फनी तरह से हाजिन की ओर देखने लगता है। कहती है, बाइक स्टार्ट करो, मैं एक राइड पर जाना चाहती हूँ। हाजिन सोचता है, अरे क्या बाइक राइड करने का तो बहुत सारा टाइम मिलेगा, अभी हमें मिशन पर ध्यान देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। देखते हैं नायान और सुहो शॉर्टमैनशिप प्रैक्टिस कर रहा था और नायान प्रैक्टिस करते करते बहुत ही टायर्ड हो जाती है। यहीं पर ही योना हाजिन के बारे में सोच रही थी कि हाजिन के साथ वो बच्ची कौन हो सकती है। क्या वो हाजिन का कोई कजिन है? ना, ये तो नहीं हो सकता है। हाजिन तो बचपन से ही ऑर्फन है। क्या ये हो सकता है कि वो हाजिन का ही बच्चा है? नो, ये तो पॉसिबल नहीं है, इतनी यंग एज में कोई भी बच्चा होना। और मैं इन्वेस्टिगेशन में उसका कोई रिलेटिव भी खोज नहीं पाई। यहीं पर ही नायान कहते हैं, हे योना तुम क्या सोच रही हो? मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज़ दे रही हो। क्या जोंगहक तुमसे दूर चली जा रही है? ये सुनकर योना गुस्से में आ जाती है, क्योंकि जब योना जोंगहक को एक साथ स्टडी करने के लिए पूछ रही थी तो जोंगहक उसे रिजेक्ट कर दिया था। योना कहती है, हे नायान हाजिन मुझे बोल रहा था कि वो तुमको हेट करता है। नायान शॉक्ड हो जाती है। कहती है, ये तुम अचानक से क्या कह रही हो? सुहो बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? योना बोलती है, ऑलरेडी हाजिन और रेचल की रिलेशनशिप के बारे में एकेडमी पर र्यूमर्स स्प्रेड हो गए हैं और अगर मैं हाजिन के जगह पर होता तो मैं नायान के बदले रेचल को ही चूज करूँगी। नायान गुस्से में आ जाती है। कहती है, हे योना तुम ये किस तरह की बातें कह रही हो? योना बोलती है, क्यों नायान तुमने ही तो कहा था कि हाजिन के बारे में तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ती है और तुम हाजिन को हेट करती हो। अब क्या हुआ? ये सुनकर नायान और भी गुस्से में आ जाती है और इधर किम सुहो कॉन्फ्यूज्ड हो जाता है कि वो इन दोनों को कैसे रोकेगा। सुहो बोलता है, तुम दोनों सडनली क्यों झगड़ रही हो? ये सुनकर नायान गुस्से में चली जाती है और इधर किम सुहो परेशान हो जाता है ये सोचकर, अरे कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक था और अभी इन दोनों को क्या हो गया? सीन शिफ्ट होता है। देखते हैं बॉस हाजिन की बाइक पर राइड ले रही थी। तभी हाजिन सोचता है, क्या ये सच में सिर्फ एक राइड चाहती थी? बॉस तभी कहती है, रात 9 बजे एक सोसाइटी गैदरिंग होगा और इस गैदरिंग का होस्ट ही तुम्हारा टारगेट होगा।
फॉरेस्ट में एक बहुत ही ऊंची जगह है और वो जगह ही स्नाइपिंग के लिए परफेक्ट है। देखते हैं हाजिन और बॉस एक बिल्डिंग के सामने आ जाता है। ये बिल्डिंग बहुत ही पुराना था। हाजिन तभी जंप करते हुए बिल्डिंग की टॉप पर पहुंच जाता है। बॉस कहती है, हे ट्रेनी, क्या मैं तुम्हें मिशन एग्जीक्यूट करते हुए देख सकती हूँ? हाजिन कहता है, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है मेरे लिए, सो यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर बॉस का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। हाजिन कहता है, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। सो बॉस बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। हाजिन देखता है उसका टारगेट का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और किसी भी हीरो को ये टारगेट पार करने के लिए, ये डिस्टेंस पार करने के लिए मिनिमम 30 सेकेंड तो लगेगा ही। सिचुएशन समझने के और मेरा लोकेशन ट्रैक करने के लिए उन्हें और 30 सेकेंड लगेगा और सो मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है भागने के लिए। और ऑल्सो इस बिल्डिंग के आसपास एक माना बैरियर है। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि ये बैरियर बहुत ही कमज़ोर है। मुझे जल्दी से स्टार्ट करना होगा। ये सोचते हुए हाजिन अपने वॉच पर देखता है और अपने स्टिग्मा से एक बड़ा सा स्नाइपर निकल लेता है। सोचता है, आज मेरा लाक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्टिग्मा को यूज़ करते हुए मैं बुलेट को बाफ दूंगा एंटी डिमन प्रॉपर्टीज से। वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है हाजिन की टारगेट को। हाजिन अपना स्नाइपर लेकर एम करता है। सोचता है, मैं उसे मार डालूंगा एक ही शॉट में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाजिन को, जो सोच रहा होता है, क्या होगा अगर मेरा टारगेट एक ह्यूमन हो? वो एक डिमोनिक ह्यूमन है, ये सिर्फ एक र्यूमर है, राइट? अगर वो कोई डिमोनिक ह्यूमन ना होकर एक नॉर्मल ह्यूमन हो तो फिर क्या मैं एक मर्डरर बन जाऊंगा? मुझे ये पता है अच्छा से कि मैं एक नोवेल के अंदर हूँ जिसको मैंने ही लिखा था और ये सभी मेरे द्वारा क्रिएट किया गया एक कैरेक्टर्स है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो सभी असलियत में ज़िंदा है। इस दुनिया पे कम से कम 10 साल तक रुकना या शायद उससे भी ज़्यादा। इसलिए मुझे ऐसा स्थिति के प्रति इंडिफरेंट हो जाना चाहिए। भले ही ये सभी जिंदा इंसानों की तरह लगता है, लेकिन ये जगह कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक नोवेल है। तभी हम देखते हैं हाजिन गन की ट्रिगर दबा देता है और एक बुलेट सीधा जाकर टारगेट पर हिट होता है। ये देखकर आसपास की सभी लोग पैनिक करने लगता है। हम देखते हैं बॉस को, जो दूर से देखते हुए कहता है, हाँ डिमोनिक ह्यूमन की खून नहीं बहता है। हम देखते हैं कुछ समय बाद हाजिन और बॉस एक जगह पर बैठा था। हाजिन पूछता है, बॉस आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? बॉस कहती है, मैं तुम्हारा लोकेशन ट्रैक किया हूँ। हाजिन शॉक्ड हो जाता है, कहता है, क्या तुम ये भी कर सकती हो? बॉस हाजिन को शाबाशी देता है। देखती है कि हाजिन की हाथ कांप रहा था। सोचती है हाजिन को मेंटली चोट लगा हुआ है इस मिशन के लिए, क्योंकि ये उसका पहली बार है कि वो कोई इंसान को किल किया है। बॉस पूछती है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत हुआ है ये मिशन कंप्लीट करने के लिए? हाजिन रिप्लाई देता है, ये मिशन थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम, सो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। बॉस बताती है कि पैसा इनकम करना कोई भी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि पैसा ही एक ऐसा चीज़ है जिसको तुम विश्वास कर सकते हो, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए। ये सुनकर हाजिन शॉक्ड हो जाता है। बॉस फिर कहती है, हाँ, जिसका कोई फैमिली नहीं है। हाजिन सोचकर कहता है, वेल आप शायद ठीक कह रही हो। बॉस हाजिन को देखकर सोचती है, वो अभी भी बहुत ही शांत है। मैं जितनी बार उसे देखती हूँ वो मुझे और भी इंटरेस्टिंग लगता है। जो चीज़ डिफेंसिव माना बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था वो निश्चित रूप से एक एंटी मैजिक था। मेरी आंखें गलत नहीं था। किम हाजिन हम लोगों के ताश का इक्का बनेगा जो उस व्यक्ति को मार सकता है। हम देखते हैं बॉस अपने ग्रुप के पास लौट आती है और हाजिन के बारे में डिस्कस करने लगती है। तभी वही इंफॉर्मेशन गदर करने वाला मेंबर कहता है, इस दुनिया में बहुत सारा स्ट्रॉन्ग एंटी मैजिक यूज़र
है, लेकिन फिर भी क्यों हम लोगों को क्यों उस जैसा एक इमेच्योर क्रेडिट को ग्रुप पर ज्वाइन करवाना चाहिए? तभी दूसरा कहता है, तुम इस वक्त ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो? तो वो कहता है, अरे मैं सिर्फ क्यूरियस था उसके लिए। तभी बॉस कहते हैं, ऐसा क्योंकि उसका वो आंखें। बाकी सभी शॉक्ड हो जाता है, सोचता है बॉस को कभी प्यार व्यार हो तो नहीं गया। बॉस सोचती है, उसका वो दोनों आंखें, उसमें अकेलापन है, ठीक वैसा जैसा मेरी आंखें उस दिन था। क्या यही वो कारण है कि मैं उसके लिए परेशान हो रही हूँ? मैं आशा करती हूँ कि वो मेरे जैसा सेम रास्ते पर ना चले। हमें दिखाया जाता है हाजिन और बॉस के बीच हुआ बातें। हाजिन कहता है, बॉस क्या आप मुझे कोई बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड दे पाओगी, लाइक कोई स्पेशल आइटम? बॉस बताती है, हाँ मैं दे सकती हूँ, तुम्हें किस तरह के आइटम चाहिए? तो हाजिन कहता है, अरे बॉस तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही दे देना। हाजिन तभी मन में सोचता है, बॉस के पास बहुत सारा एक्सपेंसिव आइटम है और बॉस उन सभी आइटम की मार्केट वैल्यू नहीं जानती है। अगर बॉस खुद कोई आइटम मुझे देती है तो शायद वो आइटम की वैल्यू जो मैं रिवॉर्ड मांगूंगा उससे भी ज़्यादा हो सकता है। बॉस तभी जाने के वक्त कहती है, मैं आशा करती हूँ कि हम दोनों एक ही टीम पर आ सकते हैं। तो हाजिन रिप्लाई देता है, अरे ना ना बॉस, मैं अभी भी डिसाइड नहीं किया हूँ। बॉस ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, कहती है, क्या व्हाट? तो हाजिन कहता है, मुझे किस प्लेस पर ज्वाइन करना है ये डिसाइड करना है, राइट? मुझे लगता है अभी ये सोचना बहुत ही जल्दबाजी होगा। बॉस बी लाइक, सीरियसली? मैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है समझ ही नहीं सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है हाजिन के रूम पर। इवेंगल और वाइटी दोनों सो रहा था। तभी हाजिन घर पर लौट आता है। इवेंगल तभी भागते हुए हाजिन के पास जाती है। हाजिन कहता है, अरे यार इवेंगल, तुम दोनों यहाँ पर क्यों सो रहे हो? तो इवेंगल कहती है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही थी हाजिन। वेलकम बैक, तुमने बहुत ही हार्ड वर्क किया होगा आज। हाजिन इवेंगल को गले लगाते हुए सोचता है, एक्चुअली मुझे पता है मेरे लिए अभी ये सभी लोग कोई नोबेल की कैरेक्टर नहीं रहा। ये सभी एक्चुअली ज़िंदा है और सांसें लेता है। लेकिन क्या मुझे मेरी दुनिया पर वापस जाने के लिए ये सभी चीज़ें बार बार करना होगा फ्यूचर में? कितनी बार मुझे ये सब करना होगा? एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाजिन को, जो सोच रहा था सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है और इस बार फर्स्ट सेमेस्टर की तरह कोई भी लफड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि आउटसाइडर्स की एंट्रेंस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ये सभी इंसिडेंट ओरिजिनल नोवेल पर नहीं हुआ था। छोड़ो भी यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये एक ऐसा पार्ट था जो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा था। हम देखते हैं बाकी सभी स्टूडेंट की हालत, सभी डिप्रेशन में चला गया था। इतना टफ एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन हाजिन के लिए ये सब तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके पास सिस्टम था। सिस्टम की मदद से वो सभी क्वेश्चन का आंसर इजीली करेक्ट लिखता था। हाजिन कहता है, मुझे शायद वही नर्सिंग होम पर जाना चाहिए जो होसफ ने मुझे कहा था। तभी हाजिन को कोई आवाज़ लगाता है। हम देखते हैं नायान आया था। वो पूछती है, क्या तुम स्टडी रूम पर जा रहे हो? हाजिन कहता है, ना मैं तो नहीं जा रहा हूँ। वो कहती है, क्या तुम स्टडी नहीं करने वाले हो? तो हाजिन रिप्लाई देता है, मुझे स्टडी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई समरी नोट्स है? हाजिन कहता है, नो। सोचता है, अरे यार इसके साथ अब क्या हुआ है। नायान बोलती है, प्लीज़ हाजिन यार मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दे, आज मेरी एग्ज़ाम का पूरा एल लग गई है। मैंने ये सुना था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सिर्फ याद करने से ही 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता है। प्लीज़ हाजिन यार मुझे हेल्प कर दे। हाजिन बोलता है, अरे यार तुम योना के पास क्यों नहीं जा रहे हो, उसको हेल्प करने को कहो। नायन ये सुनकर अपना सर नीचे कर लेती है और धीरे से कहती है,
मेरा उसके साथ फाइट हो गई है। अगर तुम मुझे हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा अच्छे-अच्छे खाना खिलाऊँगी। तभी नयन देखती है, हाजिन वहाँ से गायब हो गया था। वो तो पहले से ही चला गया था और गुस्से में चीखती है, अरे किम, हाजिन के बच्चे, तू कहाँ चला गया? हम देखते हैं हाजिन वही नर्सिंग होम के सामने आ गया था, जहाँ पर तोमर के पिताजी मरने से पहले रहा करता था। हाजिन डोर पर नॉक करता है तो एक लेडी बाहर निकल आती है। हाजिन कुछ कहने ही वाला था, तभी वो लेडी कहती है, ओ हाजिन, क्या ये तुम हो? ये देखकर हाजिन शॉक्ड हो गया था। सोचता है, राइट, ये बॉडी पहले किम चुंगडोंग का था। किम चुंगडोंग एक पोलाइट नेचर की बंदा था। उसका बहुत सारे ऐसा पर्सनल रिलेशनशिप है जो मुझे नहीं पता। वो लेडी कहती है, हम दोनों एक दूसरे को लास्ट देखा था 1 साल हो गया है, प्लीज़ अंदर आ जाओ। हाजिन नाटक करते हुए कहता है, क्या आपकी हेल्थ ठीक है? और ये प्लेस तो पहले की तरह ही है। हम देखते हैं बहुत सारे बुढ़े हाजिन को हाय हेलो कर रहा था। तभी वो लेडी कहती है, तो हाजिन, यहाँ पर तुम किस वजह से आए हो? हाजिन कहता है, ये कुछ ज़्यादा नहीं, मैं मिस्टर आगस को ढूंढने के लिए आया हूँ। सो वो कहती है, ओ मिस्टर आगस्ट, वही व्यक्ति जो साउथ अमेरिका से है। वो व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो बहुत ही कम बातें करता था। हाजिन सोचता है, क्या चुंगडंग क्या तोमर की फादर को पहले से ही जानता था? निश्चित रूप से को ऑथर ए न्यू स्टोरी लाइन ऐड किया है। हाजिन पूछता है, क्या वो मरने से पहले कुछ भी रिक्वेस्ट किया था? वो लेडी कहते हैं, रिक्वेस्ट, हाँ, अगर सोचा जाए तो ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट नहीं था, पर एक चीज़ है। तभी हाजिन कहता है, क्या वो कोई लेटर है? वो लेडी पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? हाजिन सोचता है, ओह, व्हाट ए रिलीफ, स्टोरी लाइन चेंज नहीं हुआ है। कहता है, क्या वो लेटर अभी भी है? हाजिन सोचता है, मुझे नहीं पता किम चुंगडंग की पर्सनालिटी कैसा था, लेकिन आसपास के लोगों की रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है कि उसका पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा था। हाजिन वो लेडी को कहता है, मेरा मिस्टर आगस्त के साथ एक प्रॉमिस था। वो लेडी कहती है, वेल, ये सेंस करता है कि मिस्टर आगस्त तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर गया है। जैसे कि तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हो और तुम ही वो व्यक्ति हो जो मिस्टर अगस्त के साथ पहली बार बात किया था। तुम सियोहो मेमोरियल पार्क पर जाओ, वो लेटर वहीं पर है। हाजिन सियोहो पार्क पर आते हुए सोचता है, मैं इस लाइफ पर ऐसा बहुत सारा काम कर रहा हूँ जो मैं रियल लाइफ पर नहीं किया। तभी उसका नज़र एक लेटर पर पड़ता है। कहता है, तो ये लेटर यहाँ पर है। ओह, व्हाट ए रिलीफ। हाजिन कहता है, रुको ज़रा, मैं पहले से ही जानता हूँ इस लेटर पर क्या लिखा है। इस लेटर को खोलने का कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर को ऑथर इस लेटर पर कुछ चीज़ें चेंज कर कर ट्रिक किया है? वैसे भी मेरे पहले एक पर्सन इस लेटर को रीड किया है। अगर लेटर की कंटेंट चेंज हो जाता है तो ये मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाजिन वो लेटर खोलकर पढ़ने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं योना की गिल्ड पर, इंफॉर्मेशन गिल्ड, जहाँ पर योना हाजिन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। तभी योना की एक सबॉर्डिनेट हाजिन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि हाजिन अपने 11 साल की उम्र में क्यूब पर एंटर हुआ था और उसके पहले वो किसी भी ऑर्फनेज या फिर नर्सिंग होम पर वॉलंटियर का काम करता था। योना सोचता है, तो हाजिन ये सब करता है तो क्या यही वो रीज़न है कि हाजिन बार बार बाहर जाता है? हाजिन के बाहर जाने के पीछे बहुत सारा र्यूमर्स है, लेकिन ट्रूथ क्या ये है कि हाजिन वॉलंटियर्स करने जाता है? वैसे भी मैं उन सभी र्यूमर्स को बिलीव नहीं करती हूँ। वो एक ऑर्फन की तरह बड़ा हुआ है और अपने टैलेंट अवेकन करने के बाद मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया है। अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं कभी भी
मेरी नेगेटिव पास्ट की ओर नहीं जाता। मैं मेरी नेगेटिव पास्ट को कचरे की तरह फेंक देता, लेकिन वो अपनी पास्ट को याद रखता है। लेकिन वो अपने पास्ट को याद करता है। नो, ऐसा भी हो सकता है वो बाहर जाता है उसके पेरेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो अपनी स्ट्रेंथ को किसी का अटेंशन पाने के लिए यूज़ नहीं करता। किसी को पता चले बिना वो अपनी स्ट्रेंथ की यूज़ करता है किसी को हेल्प करने के लिए। और इसी वजह से मैं उसका रेस्पेक्ट करती हूँ। सच में हाजिन, तुम एक इनक्रेडिबल पर्सन हो। तभी योना पूछती है, क्या हम लोगों के पास हाजिन के पास्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि वो कहाँ पर जन्म लिया है? दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, नहीं, हम लोगों के पास सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। तो योना कहती है, ठीक है, अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। और हम लोगों के पास कोरियन माफिया गैंग की ओर से एक असैसिन को ट्रैक करने की मिशन आया है। उन लोगों की एक गैंग मेंबर को कोई कोरियन असैसिन किल किया है। योना सोचते हैं, हाँ, कोरियन माफिया, हाँ। वैसे भी मैं रेलिक्स स्मगलिंग के बारे में कोरियन माफिया के साथ डिस्कस करने ही वाला था। शायद ये हम लोगों के पास एक एडवांटेज है उन लोगों के साथ काम करने की। योना पूछती है, क्या हम वो असैसिन को ट्रैक कर सकते हैं? तभी रिप्लाई आता है, एक नया मेंबर किम होसप ज्वाइन किया है। वो इस मैटर पर यूज़फुल हो सकता है। मैं आपको उसका फाइल सेंड करती हूँ। सीन शिफ्ट होता है हाजिन की ओर, जो कहता है, ये एक रिलीफ की बात है कि लेटर की कंटेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। सो करंट सिचुएशन पर मैं मेरा ट्रूथ एजेंसी पर इसका सिर्फ यही आंसर दे सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है तोमर की ओर, जिसके पास ट्रूथ एजेंसी से एक मैसेज आता है। मैसेज में कहा गया था, हम फर्नांड जीसस को ट्रैक कर लिया है। ये सुनकर तोमर एक डेविल सी हंसी देती है। फिर से मैसेज आता है, अगर आप हम लोगों की रिप्लाई जानना चाहते हो तो पहले पैसा ट्रांसफ़र करो। स्टार्टिंग में हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर अनाउंसमेंट करता है, रिटन एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, सो अब तुम सभी जा सकते हो। हम देखते हैं हाजिन बाहर आ गया था एग्ज़ाम हॉल से, तभी उससे नायन मिलने आती है। कहती है, हे हाजिन, एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है, अब तुम क्या करोगे? तो हाजिन बताता है, ऑब्वियसली मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा। नायन भी लाइक, हाँ, रिटन एग्ज़ाम तो अभी अभी ख़त्म हुआ है और तुम अभी से ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करोगे? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो अगले हफ्ते होने वाला है। ओह हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारा नोट वापस देने आई थी। थैंक यू। मैं सोच रही थी, मैंने सोचा कि तुम मुझे बिना नोट देकर ही उस दिन छोड़कर चले गए थे। ये सुनकर हाजिन कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं उस दिन थोड़ा जल्दी में था। नायान बताती है, तुम्हारा स्टडी गाइड नोटबुक मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल था। क्योंकि तुम मुझे हेल्प किए हो तो क्यों ना मैं तुम्हें एग्ज़ाम के बाद रेस्टोरेंट पर लेकर चलूँ? हाजिन पूछता है, कौन सा रेस्टोरेंट? तो नायान बताती है, हान जोंगहक, और कहती है, हमारे साथ ऑल्सो किम शुहो भी आएगा। हाजिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, सोचता है हान जोंगहक रेस्टोरेंट कोरिया की टॉप नॉच रेस्टोरेंट है। और खाने के बारे में सोचते ही हाजिन के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन फिर भी हाजिन कहता है, मुझे नहीं जाना। नायन कहती है, अरे यार, तुम क्यों नहीं जा पाओगे? हाजिन मन में सोचता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद जो इंसिडेंट होगा मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करना होगा। और कहता है, मैं बिज़ी हूँ, अगर तुम जाना चाहती हो तो किम सुहो के साथ जा सकती हो। ये सुनकर नायन शर्माते हुए कहती है, क्या मैं किम सुहो को भी लेकर जाऊंगी? ये सुनकर तुम जेलस हो रहे हो? हाजिन भी लाइक, हाँ, जेलस? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नायन तभी कहती है, अरे ना, भूल जाओ मैंने जो कुछ भी कहा है। मुझे हेल्प करने के लिए मैं सिर्फ तुम्हें
पेबैक करना चाहती थी। हाजिन कहता है इट्स फाइन, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाजिन चला जा रहा था लेकिन फिर भी नायान कहती है हे क्या तुम श्योर हो तुम नहीं आ सकते हो? हाजिन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। तभी नायान शर्माते हुए सोचती है क्या हाजिन ये चाहता था कि सिर्फ हम दोनों रेस्टोरेंट पर खाने के लिए जाए? सीन शिफ्ट होता है हाजिन की ओर। हाँ, मुझे शायद इवेंकल के लिए कुछ स्नैक्स ले लेना चाहिए। तभी उसका नज़र तोमार की ओर जाता है जो किसी से कॉल पर बातें कर रही थी। तोमार कहती है कॉल पर क्या आप मुझे थोड़ा और पैसे दे सकते हो? तो रिप्लाई आता है क्या तुम्हें और भी पैसा चाहिए? जो काम 2 हफ्ते में हो जाना चाहिए वो करने में तुम्हें महीना लग जा रहा है। और मैं तो ये भी सुन रहा था कि जो आइटम तुमको लीडर ने दिया था उसको भी तुमने खो दिया। तोमार हकलाते हुए कहती है आई एम सॉरी। हाजिन पास में खड़े होकर कॉल की सारी बातें सुन रहा था और सोचता है हाँ वो आइटम वो तो मैं ले लिया था। तोमार कहती है बट सर मुझे फिर भी कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो रिप्लाई आता है पागल औरत, जो काम तुझे दिया गया है वो पहले कर। ये कहकर फ़ोन काट कर देता है। तोमार सोचता है अरे यार कुछ भी मेरा काम का नहीं है। ये सोचकर वो जा रहा था तभी अचानक से हाजिन उसके सामने आ जाता है। ये देखकर तोमार शॉक्ड हो जाता है। तोमार सोचता है अरे यार ये कब से यहाँ पर खड़ा है? क्या ये सब कुछ सुन लिया है कॉल पर मैं जो बातें कर रही थी? छोड़ो यार ये कोई भी मायने नहीं रखता क्योंकि मैं डिमोनिक ह्यूमन के बारे में कोई भी बातें नहीं कर रही थी। कहती है हट जाओ मेरी रास्ते से। हाजिन कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसा उधार दूँ? ये सुनकर तोमर शॉक्ड हो जाती है। कहती है रियली, क्या तुम सच में मुझे पैसा उधार दे सकते हो? सोचती है ओह तो तुम सब कुछ सुन लिए हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इनफ मनी होगा। हाजिन कहता है तुम तो एक मेज हो है ना? मैं सोचा था एक मेज के लिए पैसा कमाना बहुत ही आसान चीज़ है। जो भी हो अगर तुम मुझे लीगली प्रॉमिस कर सकते हो तो मैं तुम्हें पैसा उधार दे सकता हूँ। तोमर कहती है मुझे जितना पैसा चाहिए वो शायद तुम्हारे पास नहीं है। हाजी ने सुनकर कहता है वेल मैं दिखने में गरीब हो सकता हूँ लेकिन मेरे पास बहुत सारा पैसा है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन। हमें नहीं बताया जाता है कि तोमर पैसा लिया है या फिर नहीं लिया है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फर्स्ट डे टीम बैटल। इसमें रूल इंडिविजुअल बैटल की तरह सिमिलर है। इसमें एक ही डिफरेंस है, ये एक टीम बैटल होगा। पहले दिन की पहले मैच में रेचल की टीम अटैकिंग टीम होगा और ओहई की टीम डिफेंड करेगा। रेचल टीम लीड करते हुए कहती है जीन और मैं सामने रहकर फाइट करूंगी और बाकी सब हम दोनों को पीछे से बैकअप देगा। तो फिर चलो सभी रेडी हो जाओ। हाजिन तभी जंप करते हुए पेड़ पे चढ़ जाता है। रेचल ये देखकर कहता है हाजिन ये तुम क्या कर रही हो? हाजिन बताता है तुम सभी आगे जाओ मैं तुम्हें ऊपर से सपोर्ट करूँगा। रेचल ये सुनकर कहती है चलो ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हाजिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप करते हुए जा रहा था। तभी हाजिन को कुछ रियलाइज़ होता है और वो गन निकल कर किसी चीज़ पर शूट कर देता है। इसके बाद वो सोचता है यहाँ पर ट्रैप लगा हुआ है तो ऐसा लगता है डिफेंडिंग टीम आसपास ही होगा। अचानक से हाजिन कुछ नोटिस करता है, देखता है ओहेई आराम से पेड़ के नीचे सो रहा है। हाजिन भी लाइक हाँ अरे ये लौंडा यहाँ पर इतना डिफेंसलेस कैसे सो सकता है? जहाँ पर ओहेई का ओपोनेंट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेचल है। हम देखते हैं ओहेई की ओर जो कहता है मैं आज़ाद हूँ, एकदम केयरलेस हूँ, हवा की तरह। तभी रेचल उसके ऊपर रश कर देती है लेकिन टाइम रहते हुए वो ब्लॉक कर लेता है।
हाजिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, सोचता है क्या वो रेचल की अटैक ब्लॉक कर लिया है। तभी जीन साइड से आकर वही के ऊपर एक जोरदार स्लैश लगाता है। हाजिन सोचता है वो दोनों एक साथ वही के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो दोनों को ही बराबर टक्कर दे रहा है। क्या ओहेई पहले से ही इतना स्ट्रांग था? शुरू होता है वही फाइटिंग सीन से, जहाँ पर ओहेई रेचल और जीन के खिलाफ अकेले ही फाइट कर रहा था। हाजिन सोचता है ओहेई इतना तो ताकतवर नहीं है कि वो रेचल और जीन के खिलाफ अकेले ही फाइट कर सके। क्या उसे कोई बफ दे रहा है? ओ लगता है मैं एक रफ आइडिया पा गया हूँ इन सभी का फॉर्मेशन की। ओहेई सबके सामने रहकर एनिमी के साथ फाइट करेगा और मिडिल में आर्चर ओहेई को सपोर्ट करेगा, और सबसे पीछे मेज अपना माना यूज करके ओहेई को बफ देगा, और सपोर्टर और वॉरियर सभी उस मैच को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब ये एक सिर्फ वन मैन स्ट्रेटजी है जो वही पर फोकस करता है। वेल ये डिफेंडिंग पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है, लेकिन ही हाजिन तभी जंप करते हुए सबसे पीछे उन मैच की टीम को ढूंढने लगता है और उसे मिल भी जाता है। तभी वहाँ पर एक पीले बालों वाला लड़का कह रहा होता है, अरे वहाँ पर पेड़ के ऊपर एक शूटर है। हाजिन सोचता है, अरे यार मुझे लगता है चोरी चुप के इन्फिल्ट्रेशन करने की टैलेंट मुझ पर नहीं है। तभी वो पीले बालों वाला लड़का कहता है, तू यहाँ पर अकेला आया है, तू क्या सोचता है तुम अकेले ही हम सभी को डिफीट कर देगा? हाजिन तभी बहुत सारा बुलेट शूट कर देता है, लेकिन वो सभी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। हाजिन पेड़ के नीचे जंप करके उन सभी के ऊपर शूट जारी रखता है। तभी वो शील्ड वाला बंदी मेज को कहती है, तुम ठीक से बफ करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। हाजिन की ओर देखते हैं जो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया था और सोचता है, अरे यार मैंने सोचा था मैं ऊपर से उन्हें शूट कर पाऊंगा, लेकिन उन सभी का डिफेंस बहुत ही स्ट्रांग है। वो पीले बालों वाला लड़का तभी अचानक से हाजिन की ओर अटैक कर देता है। हाजिन कहता है, क्या तुम सच में सोचते हो तुम मुझे अकेला हरा सकते हो? ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स है, सो तुम मुझे इजीली नहीं पकड़ पाओगे। हाजिन तभी उन सभी को चिढ़ा के जंप करते हुए पेड़ पे चढ़ जाता है। वो पीले बालों वाला बंदा बहुत ही गुस्सा हो रहा था। शील्ड वाला बंदी सोचती है, क्या सच में वो उसे नहीं पकड़ पाया? फिर वो अपनी माना से कुछ तो करता है जिससे बहुत सारा एनर्जी से बने हुए शील्ड क्रिएट हो जाता है, और वो सभी शील्ड उन सभी को प्रोटेक्ट करने लगता है एक गोला बनाकर। हाजिन ये देखकर शॉक्ड हो ही रहा था, लेकिन तभी वो पीले बालों वाला बंदा हाजिन के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है। हाजिन उस अटैक से बाल बाल बचता है और सोचता है तुम कितना भी कोशिश करो शील्ड से अपने आप को बचाने की, लेकिन ये सिर्फ एक शील्ड है और मैं इजीली इसके अंदर लूप होल देख सकता हूँ। हाजिन तभी एक बुलेट शूट कर देता है जो जाकर सीधा उस लड़की को लगता है शील्ड की लूप होल के बीच में से। क्योंकि ये एक प्रैक्टिस था, सो ये असली बुलेट नहीं। सॉरी यार, ओ शील्ड वाले बंदी को बुलेट नहीं लगा था, वो मैच को बुलेट लगा था। अनाउंसमेंट होता है डिफेंडिंग टीम से मैच डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ये सुनकर वो ही शॉक्ड हो जाता है। हमें हाजिन को और दिखाया जाता है जो मन में कहता है, अगर वो और एक बैरियर कास्ट करता तो शायद वो एक ही बुलेट में नॉकआउट नहीं होता, लेकिन वो माना प्रिजर्व करने के चक्कर में वो नहीं किया था, इसीलिए वो एक ही शॉट में नॉकआउट हो गया। तभी पीले बालों वाला बंदा कहता है, तुम कावार्ड? हाजिन भी लाइक, हाँ कावार्ड? तुम किसे कावार्ड कहना चाहते हो? दूसरी ओर देखते हैं ओही को बाफ नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत ही जल्दी उसका माना खत्म हो जाता है और उसका हालत कुछ ऐसा होता है। और हाजिन की टीम की मैच
उस आर्चर को फायरबॉल फेंक कर नॉकआउट कर देता है। दूसरी ओर हाजिन पेड़ के ऊपर चढ़ के बाकी दोनों को चिढ़ाने लगता है और इसी वजह से रेचल की टीम जीत जाता है। हमें दिखाया जाता है एग्जाम के बाद का सीन। रेचल कहती है, इट्स ग्रेट, सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, स्पेशली तुम हाजिन। हम इसी वजह से जीत गए हैं क्योंकि तुम उनका मैच को अकेले ही डिफीट कर दिए। हाजिन भी लाइक हे अरे इतना तारीफ भी मत करो। तभी जीन आ जाता है, कहता है अरे भाई तू तो कमाल ही कर दिया। ये सभी ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहा था तभी हाजिन के पास नायन आ जाती है। कहती है सूहो बोल रहा था कि तुमने बहुत ही अच्छा फाइट किया है। हाजिन भी लाइक सच्ची में वो ये कहा है। नायन हाँ वो अभी अभी यही अपना मैच कंप्लीट करने के लिए गया है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम कैसे बुलेट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। हाजिन रिप्लाई देता है या ये तो सिर्फ मेरा एक टैलेंट था। नान कहता है सच्ची में क्या बोरिंग एक्सप्लेनेशन है। मैं जल्द से जल्द फाइट करना चाहती थी लेकिन मेरी मैच आफ्टरनून में है। हम देखते हैं जोंगहक को जो हाजिन और नायन को एक साथ देखकर गुस्से में आ जाता है। सोचता है ये बास्टर्ड नायन के साथ क्या कर रहा है। हाजिन सोचता है अरे यार उसके आंखों में देखो वो कितना डरावना है। नायन कहती है जोंगहक तुम हम लोगों को इस तरह से क्यों देख रही हो। जोंगहक तभी कुत्ते की तरह पूंछ हिलाकर नायन नायन करते हुए कहता है अरे यार मैं तुम्हें कहाँ देखा। हाजिन योना की साइड से जाते हुए कहता है 5.56 एमएम बुलेट 600 राउंड की मुझे चाहिए। योना कहती है अरे तुम्हें असल्ट राइफल बुलेट क्यों चाहिए। हाजिन कह रहा होता है मैंने सिर्फ ये सोचा है ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा। तुम जानते ही हो एक हाई ग्रेड बुलेट 2 लाख यॉन पर बुलेट पड़ जाता है। नायान बताती है अरे ना ना ये तो सिर्फ 120 बिलियन की बात है। क्या तुमने सोचा था कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। नो ये तुम मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो। और भी बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। हाजिन बताता है अरे ना मैं इसी से ही खुश हूँ। योना कह रहा होती है हाँ तुम्हारा माउंटेन जंक्शन 2 हफ्ते के अंदर रेडी हो जाएगा एलेक्जर बनकर। हाजिन कहते हैं ओ तो क्या ये बात है। योना बताता ही है अरे यार अगर तुम्हारे पास थोड़ा और। हाजिन कहता है क्या तुम ये जानना चाहती हो कि मेरे पास और भी है कि ना। योना कहती है मुझे लगता है इसके साथ बिजनेस करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। हाजिन कह रहा होता है मैं तुम्हें ये तो गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे पास और भी है लेकिन अगर मैं किसी तरह से और भी अरेंज कर सकता हूँ तो ये मैं तुम्हारे कंपनी के साथ ट्रेड करूँगा कंपनी के शेयर के लिए। क्या ये चलेगा। योना खुश होकर कहती है अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है फिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। दूसरी ओर जोंगहाक नायन को कहता है हे नायन तुम उस तरह के बंदे के साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रहे हो। नायन कहती है अरे तुम क्या कह रहे हो। जोंगहाक रिप्लाई देता है तुमने ही तो कहा था कि तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। नायन रिप्लाई देती है अरे तब उसके साथ मेरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। योना ये सुनकर हाजिन को बोल रही थी तुमने जो कुछ भी सुना इसे सिर्फ इग्नोर कर दो। जोंगहाक तुम्हें अच्छे से नहीं जानता। हाजिन जाते हुए कहता है मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तुम सिर्फ वो चीज़ मेरे लिए ला कर दो जो मैंने तुमको कहा है। हाजिन तभी घर पर वापस आ जाता है और इवेंगल को देखकर कहता है क्या सब कुछ ठीक है। लेकिन इवेंगल भागते हुए आकर हाजिन को पकड़ लेता है। हाजिन कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है। और देखता है इवेंगल बहुत ही रो रही थी। ये देखकर हाजिन शॉक्ड हो जाता है। कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हाजिन को पकड़कर इवेंगल रोने लग गई थी। व्हाइटी ने देखो मेरी हाथ पर कैसे स्क्रैच कर दिया। हाजिन भी लाइक सच में इतनी छोटी सी स्क्रैच और इतना रोना धोना। ना 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 बच्चे को बड़े करने की पहला रूल है
कि कभी भी उसे ये शो मत करो कि तुम एनॉयड हो रहे हो। हाजिन इवेंगल को गोद में लेकर कहता है, ये सब कैसे हुआ? इवेंगल कह रही होती है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मुझे कुछ भी नहीं पता व्हाइटी ने ऐसा क्यों किया। हाजिन सोचता है व्हाइटी ने इसे स्क्रैच किया, लेकिन ये कुछ भी नहीं किया, ये क्या पॉसिबल है? क्योंकि व्हाइटी का माना एफिनिटी ग्रेड 4 है। हाई माना एफिनिटी वाले बीस्ट बहुत ही स्मार्ट होता है और वो रिकवर भी बहुत ही जल्द करता है और ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है। एक ऐसा क्रिएचर जो इतना इंटेलिजेंट है, वो कैसे कोई भी रीज़न के बिना ही अपने मालिक को चोट पहुंचा पहुंचा सकती है। अजीन देखता है घर पे हर तरफ कैट फूड बिखरा हुआ था। मन में कहता है, मैं इवेंगल को दिन में सिर्फ एक बार ही व्हाइटी को कैट फूड देने के लिए कहा था। इवेंगल यहाँ पर इतना सारा कैट फूड क्या कर रहा है? क्या तुम क्या कैट फूड खा रही थी? इवेंगल भी लाइक, अरे मैं तो थोड़ा सा क्यूरियस थी। व्हाइटी कैट फूड बहुत ही पसंद करता है, सो इसका टेस्ट कैसा होगा इसलिए मैं बहुत ही क्यूरियस थी। इसी वजह से मैं थोड़ा सा कैट फूड टेस्ट कर रही थी। हाजिन बताता है, इसी वजह से व्हाइटी तुम पर गुस्सा हो गया और वो तुम पर स्क्रैच कर दिया। हो, दोबारा ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तभी हाजिन की स्मार्ट वॉच पर रेचल की मैसेज आती है, हैप्पी बर्थडे हाजिन, आज की टेस्ट में तुम्हारा हार्ड वर्क करने के लिए बहुत ही शुक्रिया। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। क्या कहते हो, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कैरियोके चले? हाजिन शॉक्ड हो जाता है, सोचता है, किम हाजिन यानी कि मैं, ओ मेरा आज बर्थडे है। सीन शिफ्ट होता है नायन की ओर, जो सोचती है सडनली रेचल ऑनलाइन आया है। वो तो हर वक्त पढ़ाई करते रहती है। क्या ये हो सकता है एग्ज़ाम ख़त्म हो गया इसलिए वो ऑनलाइन आया है? योना की ग्रुप फ़ोटो देखकर सोचता है, लगता है योना अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ बहुत ही क्लोज है। क्या मुझे भी अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए? एक्चुअली ना, हम लोगों की सेलिब्रेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन बिल्कुल टट्टी जैसा था। मैं अभी भी गुस्सा हूँ उन सभी के ऊपर। अगर मैं अच्छे से सोचूं तो मैं उस दिन से योना के साथ बात नहीं किया। देखा जाए तो एक्चुअली वहाँ पर फॉल्ट मेरी थी। ओहो ओहो, मैं अब उससे कैसे बात करूँ? जोंगहक की फ़ोटो देखकर सोचती है, ये सब कैसे फ़ोटो पोस्ट कर रहा है? क्या ये सब कोई गैंगस्टर है? किम सुहो और हाजिन की फ़ोटो देखकर सोचती है, क्या सुहो इंटेंशनली मुझे दिखाने के लिए ये सब फ़ोटो पोस्ट कर रहा है? मैं स्क्रॉलिंग करते करते बहुत ही बोर हो रहा हूँ। क्या मेरे पास कोई अनरेड मैसेज है? आज हाजिन की बर्थडे है। क्या मुझे उसे कोई डिजिटल गिफ्ट देना चाहिए, जैसे कि कोई अच्छा सा केक? नो, अगर मैं उसे कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ तो शायद मुझे वो गिफ्ट आमने सामने देना चाहिए। नो। और उठकर बैठ जाती है, शर्माते हुए सोचती है, क्या एक गिफ्ट, वो भी आमने सामने? क्या मैं पागल हो गई हूँ? हम दोनों इतना भी क्लोज नहीं। मैं क्या करूँ, लगता है उसे सिर्फ एक नॉर्मल हैप्पी बर्थडे कहना ठीक होगा। हाजिन को मैसेज करती है, हाजिन क्या आज तुम्हारा बर्थडे है? देखते हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हो जाता है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। हैप्पी बर्थडे हाजिन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी रिप्लाई आता है, थैंक यू। नयन कहता है, क्या सिर्फ थैंक यू? दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं? और गुस्से में लेट जाती है उसे गाली देते हुए। सीन शिफ्ट होता है हाजिन की ओर, जो सोचता है सेकेंड ईयर में मैं इससे भी ज़्यादा बड़ा रूम ले सकता हूँ। वेल, इस बारे में मैं चिंतित नहीं हूँ। मैं आश्चर्य हूँ, क्या ये इनफ होगा? टॉप ग्रेड मैजिक डफल बैग कम से कम 200 केजी तक होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट वीक पर क्यूब में कोई भी क्लास नहीं होगा, छुट्टी रहेगा। और और नेक्स्ट थर्सडे जिनसन फाउंडेशन से हम लोग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट स्कूल ट्रिप पर जाएंगे। ये एक गुड न्यूज़ है कि नेक्स्ट वीक कोई भी क्लास नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन। हालांकि कोई भी डिमोनिक ह्यूमन को इन्वेस्टिगेशन से फाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी डिमोनिक ह्यूमन लो प्रोफाइल रख रहा है पहले से ही।
लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि फील्ड ट्रिप जो जिनसन फाउंडेशन अरेंज कर रहा है और यहीं पर ही ये एक मेन स्टोरी का हिस्सा है। इस फील्ड ट्रिप पर कोई भूत या फिर स्पिरिट जैसा कुछ चीज़ मुझे नहीं पता, वो शायद मेन कैरेक्टर को पकड़ लेगा और इस कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा आर्टिफैक्ट जो सभी को बहुत सारा पावर देगा। सो मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करना होगा। गाइस यार, यहाँ पर हाजिन क्या कह रहा है मुझे ठीक समझ में नहीं आया। बाद में जब वो चैप्टर आएगा तब मैं अच्छे से समझा दूंगा। एपिसोड की ओर आते हैं जहाँ पर इवेंगल अचानक से रोने लगती है। हाजिन हाजिर जल्दी से इधर दे, व्हाइटी ने चिकन खा लिया है। हाजिन कहता है इट्स फाइन, व्हाइटी को कुछ भी नहीं होगा चिकन खाने से, वो एक कैट है। इवेंगल कह रही होती है अरे हाजिन तुम ये समझ नहीं पा रहे हो, जो चिकन व्हाइटी ने खा लिया है वो मेरा लास्ट पीस था चिकन की। हाजिन भी लाइक ओह तो ये प्रॉब्लम है। सीन शिफ्ट होता है थोड़ा सा पास्ट की ओर जहाँ पर योना हाजिन को बुलेट की सूटकेस देती है। हाजिन उसे कहता है थैंक यू योना, और योना उसे एक रिस्ट गार्ड भी देता है। कहती है मैंने सुना था बंदूक चलाने के वक्त रिस्ट गार्ड की ज़रूरत होता है। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे बर्थडे पर कोई भी गिफ्ट नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ही बिजी औरत हूँ। तो फिर अब मैं चलती हूँ। हाजिन कैरियो के जाने के लिए अपने टीममेट से मिलने आता है। अरे रेचल की खुशी तो देखो, ओ माय गॉड हाजिन तुम आ गए, तो फिर हम सभी अब जा सकते हैं। वो सब ऐसे ही यहाँ वहाँ पर इंजॉय कर रहा था, तभी हाजिन के साथ नायन की मुलाकात हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। हाजिन और नायन आमने सामने आ गया था। हाजिन पूछता है क्या तुम भी यहाँ पर मजे करने आए हो? नायन सोचती है अरे यार, मैं तो अच्छे से कपड़े भी नहीं पहन के आया, हाजिन मेरे बारे में क्या सोचेगा। कहती है दरअसल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, इसलिए मैं सभी दोस्तों के साथ यहाँ पर मज़े करने आई हूँ। लेकिन हाजिन तुम किसके साथ आए हो? और देखती है रेचल की ओर। रेचल को देखकर नायन शॉक्ड हो जाती है। मुंह फुलाकर सोचती है वो लगता है ये इसका टीम के साथ आया है। हाजिन कहता है हे नायन क्या तुम फील्ड ट्रिप पर जा रहे हो? तो ये बताती है फील्ड ट्रिप, हाँ क्या तुम जा रहे हो? तभी तभी नायन की फ्रेंड्स उसे बुलाने लगती है। हाजिन ये सब देखकर जाते हुए कहता है चलो यार, बाद में ये सब लेकर बातें करेंगे। हाँ, रूम पर आता है तो जीन उसे पकड़ के डरते हुए कहता है भाई तू यहाँ से जल्दी से भाग जा। हाजिन भी लाइक अरे तू कहना क्या चाहता है। देखते हैं उस रूम के अंदर बाकी सभी का हालात कुछ ऐसा है। तभी रेचल को देखकर हाजिन को याद आता है अरे हाँ, मैंने ऐसा लिखा था कि रेचल गाना गाना बहुत ही पसंद करती है, लेकिन वो बहुत ही बुरा गाती है। देखते हैं रेचल के गाने की वजह से खिड़की की कांच टूट गया। हाजिन अफसोस करते हुए सोचता है अरे यार, मैंने नोवेल पर ऐसा सेटिंग क्यों किया था। हाजिन घर पर आ गया था और एक नॉर्मल ब्रेसलेट के ऊपर सेटलिंग पाउडर लगाकर खुश होते हुए सोचता है हाँ ये एक बहुत ही अच्छा प्लान, ब्रेसलेट के ऊपर सेटलिंग पाउडर लगा के रेचल को गिफ्ट देना। रेचल को गिफ्ट, क्या मैं सच में रेचल को कोई गिफ्ट दे पाऊंगा? ओरिजिनल स्टोरी में किम स्योह की मदद से रेचल अपना पावर अवेकन किया था। मेरे वजह से ओरिजिनल स्टोरी में जो गैप रेडी हुआ है उसे पूरा करने के लिए मुझे जल्द से जल्द रेचल को ये ब्रेसलेट देना होगा। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि मैं अगर उसे ब्रेसलेट दे देता हूँ लेकिन फिर भी वो अपने आप अपना पावर अवेकन नहीं कर पाएगी। तभी उसके वॉच में रेचल की मैसेज आता है। रेचल कहती है हे हाजिन, क्या तुम मैजिक पावर कंट्रोल करने के बारे में मुझे कुछ सिखा सकते हो? हाजिन शॉक्ड हो जाता है, क्या रेचल सच में मुझसे मैजिक पावर लर्न करना चाहती है? रुको, ए मेरे पास एक मौका होगा उसे ब्रेसलेट देने की। हाजिन बाहर जाके इंतज़ार करने लगता है, तभी रेचल आ जाती है।
रेचल कह रही होती है, हाजिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके यहाँ पर आए हो मुझे मैजिक पावर कंट्रोल करना सिखाने के लिए। हाजिन भी लाइक हे अरे छोड़ो भी ये सब बातें, क्या ऐसा कुछ भी है मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ? रेचल परेशान होकर कहती है, हाजिन मेरी मदद करो, मैं आज टीम बैटल पर ये समझ गई हूँ कि मैं उतना भी स्ट्रांग नहीं हूँ। अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना होगा। हम इतना अच्छा स्कोर भी नहीं पाते अगर तुम हमारे टीम पर नहीं होते तो। प्लीज़ हाजिन मुझे सिखा दो, तुम्हारे तरह स्ट्रांग बनने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? हाजिन भी लाइक हे लगता है तुम वो ट्रेनिंग करना चाहती हो जो मैं करता हूँ। ये बहुत ही टफ ट्रेनिंग है, क्या तुम श्योर हो तुम इसे सहन कर सकती हो? रेचल फुल कॉन्फिडेंस से कहती है, ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ। हाजिन तभी जमीन पर बैठते हुए कहता है, तो फिर तुम भी बैठ जाओ ठीक मेरी तरह। रेचल हाजिन की तरह क्रॉस लेग कर कर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन उसे दिक्कत होने लगता है। हाजिन कहता है, अगर तुम ऐसे नहीं बैठ सकती हो तो तुम जैसे चाहो वैसे बैठ सकती हो। रेचल कहती है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं ऐसे बैठ सकती हूँ। कुछ सेकंड बाद दिखाया जाता है, रेचल हाजिन की तरह क्रॉस लेग कर कर बैठ नहीं पाती और वो इसलिए अपसेट हो जाती है। कहती है, अगर मैं इस तरह से बैठूं तो क्या चलेगा? हाजिन बताता है, हाँ हाँ सब कुछ चलेगा, अब दो तुम्हारा हाथ दो मुझे। रेचल हाजिन को हाथ देता है तो हाजिन उसे एक ब्रेसलेट पहना देता है। हाजिन कहता है, ये ब्रेसलेट तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग पर हेल्प करेगा। रेचल कह रही होती है, तुम मुझे ट्रेनिंग भी दे रहे हो और गिफ्ट भी दे रहे हो, क्या ये सही है? मैं क्या तुमसे ये गिफ्ट ले सकती हूँ? हाजिन बोलता है, अरे तुम भी ना, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी ब्रेसलेट है। हाजिन तब बताता है, आप अपने आप को फोकस करो और ब्रेसलेट के अंदर से मैजिक पावर को सर्कुलेट करो। हाजिन जैसे जैसे बता रहा था, रेचल वैसे वैसे कर रही थी। तभी रेचल को कुछ रियलाइज होता है। वो मन में कह रही होती है, ऐसा फीलिंग मुझे पहले भी आया है, लेकिन इस बार ये बहुत ही इंटेंस है। ऐसा लग रहा है कि नेचर मुझसे बातें कर रहा है। वो अपनी आंखें खोलकर देखती है, उसके आसपास बहुत सारी स्पिरिट। रेचल ये देखकर शॉक्ड हो रही थी। तभी हाजिन कहता है, रेचल कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम एक स्पिरिचुअलिस्ट हो। रेचल भी लाइक, मैं एक स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, इट इज़ अनबिलीवेबल। ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहा था। रेचल हाजिन को उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। तभी अचानक से रेचल अपना शॉर्ट निकल के एक स्लैश कर देता है, जिसमें अचानक से बहुत ही धमाका होता है। रेचल कह रही होती है, हाजिन सावधान हो जाओ, वहाँ पर कोई है जो हम लोगों को टारगेट कर रहा है। तभी वो कहता है, मैं यहाँ पर कब से हूँ लेकिन तुम मेरा एग्जिस्टेंस फील नहीं कर पाए। लगता है स्पिरिचुअलिस्ट बनने के बाद स्पिरिट ने तुम्हें मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में बता दिया है। रेचल अभी भी तुम अपने आप से कोई भी काम नहीं कर पाते हो, तुम अभी भी दूसरों की मदद के ऊपर निर्भर रहते हो। अजीन उस बंदे को देखकर शॉक्ड हो जाता है, सोचता है, क्या लैनकेस्टर लैनकेस्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? लैनकेस्टर हाजिन को कह रहा होता है, तुम तुम रेचल को जो अटेंशन दे रहे हो, एक दिन देखना वो अटेंशन ब्लेड की तरह तुम्हें ही काट डालेगा। ये सुनकर रेचल बहुत ही घबरा जाती है। हाजिन रेचल को डिफेंड करते हुए कहता है घबराओ मत, और लैनकेस्टर को बताता है, अगर तुम हम लोगों को मारना चाहते तो तुम इजीली हमें मार सकते थे, क्योंकि हम कुछ देर पहले डिफेंसलेस थे। लेकिन तुम ये सब करे बिना सिर्फ रेचल को परेशान करे जा रहे हो, ऐसा क्यों? सच सच बताओ, तुम्हारा मेन पर्पस क्या है यहाँ पर आने की? एपिसोड के शुरू में हाजिन बता रहा होता है लैनकेस्टर को, क्यों क्यों तुम प्रिंसेस को हैरास करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो? एक्चुअली तुम करना क्या चाहते हो? रेचल हाजिन को धीरे से कह रही होती है, वो मेरे ऊपर गुस्सा है, वो मेरे से रिवेंज लेना चाहता है।
लैनकेस्टर कह रहा होता है, प्रिंसेस क्या तुम सच में ये समझते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर रिवेंज लेना चाहता हूँ इसलिए ये सब कर रहा हूँ? सच में प्रिंसेस तुम बहुत ही एरोगेंट हो। ऑनेस्टली कहो तो मेरा टारगेट सिर्फ तुमसे रिवेंज लेना नहीं है। मेरा टारगेट है पूरा इंपीरियल फैमिली और प्रिंसेस तुम सिर्फ इनमें से एक हो। हाजिन कह रहा होता है, लैनकेस्टर तुम बहुत ही प्राइडफुल व्यक्ति हो किसी भी और नाइट से। तो क्या सच में ये सब करने की कोई भी ज़रूरत है? लैनकेस्टर कह रहा होता है, तुम्हें नहीं पता कि मुझको क्या सहन करना हुआ। मैं एक निश्चित पर्सन के लिए ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा अंत कैसे हुआ? मुझे उसे खोना पड़ा जो बहुत ही अपना था। वेल आज मैं यहाँ पर सिर्फ बातें करने के लिए आया हूँ, इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा आज। ये लो मेरी तरफ से एक फेयरवेल गिफ्ट। ये कहते हुए लैनकेस्टर एक डेड बॉडी उन दोनों के सामने फेंक देता है। लैनकेस्टर जाते जाते कहकर जाता है, प्रिंसेस मेरा नज़र हर वक्त आपके ऊपर है, ये मत भूलना। रेचल उस बॉडी के सामने बैठ जाती है। हाजिन तभी सोच रहा होता है, मुझे ये तो पता था लैनकेस्टर रेचल को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टोरी में ऐसा नहीं था कि वो खुद रेचल को मारने के लिए आएगा। वो सिर्फ कुछ असैसिन को भेजेगा जो रेचल की अवेकनिंग के बाद रेचल द्वारा लड़ाई में हार जाएगा। मैं ये भी सोचा नहीं था वो इस तरह से किसी को भी किल कर देगा। मैं इस मैटर को क्यूब में रिपोर्ट कर दूंगा, लेकिन क्यूब की अपर मैनेजमेंट ऑलरेडी डेमोनिक ह्यूमन के लिए काम कर रहा है। वो सब इस मैटर के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। रेचल अपने रूम पर किसी से बातें कर रहा था आज हुए सभी इंसिडेंट के ऊपर। वो बंदा रेचल को कहता है, रेचल क्या तुम मुझे और डिटेल में कह सकती हो? रेचल कह रही होते हैं, मुझे मेरा एक फ्रेंड एक नॉर्मल ब्रेसलेट गिफ्ट किया था और ये कहा था कि ये मेरी ट्रेनिंग में हेल्प करेगा। तो पर्सन कहता है, ओह मुझे लगता है लैनकेस्टर तुम और तुम्हारी दोस्त की रिलेशन को गलत समझ लिया है। लैनकेस्टर लंदन इंसिडेंट पर उसके अपने को खोया है। ऐसा लगता है लैनकेस्टर तुम्हें भी किसी अपने को खोने का दर्द देना चाहता है। रेचल ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, कहती है ऐसा क्यों? सैड होकर कह रही होती है, क्या क्या सच में उसे इस तरह की रिडिकुलस मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है? अगर लैनकेस्टर ये सोच रहा है तो बहुत ही मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि मैं ऐसी पोजीशन पर नहीं हूँ कि मैं किसी के लिए फीलिंग रख सकूँ। उस वक्त जब हाजिन को लैनकास्टर ने कहा था मेरे प्रति उसका अफेक्शन एक दिन उसे ही ब्लेड की तरह काट डालेगा, बैक देन मैं ये नहीं देख सका हाजिन की फेस का रिएक्शन कैसा था। वो कैसा एक्सप्रेशन किया था? क्या क्या वो मुझे हेट करेगा? तभी वो पर्सन कहता है, प्रिंसेस क्या आप ठीक हो? रेचल कह रही होती है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सोचती है, यही अच्छा होगा अगर हाजिन मुझे हेट करे तो। अगर वो मुझे हेट करेगा तो वो मुझसे दूर रहेगा। इसमें ऐसा होगा कि लैनकेस्टर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी वो पर्सन हंसते हुए कहता है, प्रिंसेस आप पहले से बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हो। तो ये कहती है, क्या चेंज? चेंज मैं चेंज हो गया हूँ? आप पहले इधर उधर रेकलेसली भागा करती थी। रेचल शर्माते हुए कहती है, ये तब की बात है जब मैं बहुत ही छोटी थी। तो वो पर्सन कहता है, प्रिंसेस तो मैं तुम्हारे लिए और भी स्किल्ड मर्सनरीज और बॉडीगार्ड फिट कर देता हूँ। क्या जो एजेंट मारा गया है उसका कोई फैमिली है? रेचल कहती है, उसका कोई भी फैमिली नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका अंतिम संस्कार बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ हो और मैं उसका फ्यूनरल अटेंड करूँगी। कॉल कट करने की बात रेचल मन में कह रही होती है, एक और पर्सन मेरे लिए मर गया। कितनी बार ऐसा रिपीट होगा? मुझे स्ट्रांग बनना होगा, बहुत ही स्ट्रांग। तभी रेचल को हाजिन के बारे में याद आ जाता है जो कह रहा था, ये सिर्फ एक नॉर्मल ब्रेसलेट है, सो तुम्हें इसके बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाजिन के बारे में सोचते सोचते रेचल सो जाती है। देखते हैं लैनकेस्टर को जो दूर किसी बिल्डिंग पर खड़े खड़े कहता है, प्रिंसेस अफेक्शन एक ऐसा चीज़ है जिसको आप अवॉइड करना चाहोगी लेकिन फिर भी आप अवॉइड नहीं कर पाओगी। दिखाया जाता है कुछ समय बाद हाजिन फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए निकल जाता है।
देखते हैं जोंगहाक बहुत ही गुस्सा हो रहा था हाजिन के ऊपर। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई इतना लेट आने की, तुम छोटा चिकन। हाजिन मन में कह रहा होता है, मैं सिर्फ 2 मिनट ही लेट आया हूँ। हाजिन कुछ इस तरह से जोंगहाक को सॉरी कहता है। हाजिन मन में कह रहा होता है, इंक्लूडिंग सूहो सभी रेथ ऑफ पास्ट में फंस जाएगा। रेथ ऑफ पास्ट हमें 1970 जब आउटकल हुआ था उस वक्त पर ले जाएगा। टेक्निकली कहा जाए तो एक मैजिक डायमेंशन है जहाँ पर पास्ट की कुछ स्टोरी दिखाया जाएगा। नायान जोंगहक को कह रही होती है, हे जोंगहक, हम विंड माउंटेन पर क्या करने जा रहे हैं। जोंगहक एटीट्यूड में रिप्लाई देता है, वहाँ पर बहुत सारा चीज़ है करने के लिए। 50 साल पहले वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मैजिक एक्सप्लोशन हुआ था, इसलिए वहाँ पर हाई डेंसिटी पर माना है। हम माउंटेन की टॉप मेडिटेशन करेंगे और स्पारिंग करेंगे। नायान भी लाइक, सच्ची में ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाजिन हंसते हुए सोचता है, मुझे नहीं लगता ये फन होगा, ये बहुत ही इवेंटफुल होगा, क्योंकि मैं इन सभी के साथ हूँ, सो इसलिए सब कुछ ठीक ठाक ही जाएगा। तुम सभी को मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, तुम्हें मैं जब बचाऊंगा। हाँ, अरे ये सब सोचते हुए हाजिन कुछ अलग से ही पोच मारने लगता है। ये देखकर वो योना बिलाई, क्या डिस्गस्टिंग सा पोज है। देखते हैं वो सभी माउंटेन पर चढ़ रहा था, तब एक बंदा कहता है, हे, मुझे याद है मैं माउंटेन पर चढ़ रहा था, लेकिन कब मैं एक प्लेन ग्राउंड पर आ गया, ये सब क्या हो रहा है। देखते हैं सभी बहुत ही डर रहा था, तभी सुहो कहता है, गाइस क्या तुम में से कोई हाजिन को देखा है। तो गाइस यहीं पर ही चैप्टर ख़त्म होता है और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हाजिन कहाँ पर खो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर शायद नेक्स्ट वीक आएगा।